जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से कमेंट करें और बताएं सारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पोस्ट मौर्य पढ़ रहे थे और पोस्ट मौर्य में कहाँ तक पढ़े थे? सातवाहन डायनेस्टी तक। हाँ, आजाद जी, कार्तिक जी, राज जी, योगेश जी, सभी बच्चों को जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? तो पोस्ट मौर्य। उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए, क्योंकि मौर्य काल आपका खत्म हो गया। उत्तर मौर्य काल में हम लोगों ने देखा था, हाला तक देख लिया था। हाला हाला के बारे में दो चीजें बड़ी फेमस है। गाथा सप्तशती, उसके दरबार में दो विद्वान रहा करते थे। एक थे सर्ववर्मन और दूसरे थे कातंत्र। ठीक है, सर्ववर्मन थे और दूसरे थे आपके कौन? गुणाढ्य। दो लोग थे। तो गुणाढ्य भी अपना किताब लिखते हैं और सर्ववर्मन भी अपना किताब लिखते हैं। यहाँ तक हम लोग कोर्ट स्कॉलर तक हो गया था। वेरी गुड बच्चे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कौन? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आ जाता है। कौन आ जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर आज पढ़ रहे हैं ये लोग, इसे आपको, हाँ, तुलिका, आदित्य, महिमा, सभी लोग इसको, सारे बच्चे जान लीजिए आप लोग, इसे एग्जाम में रिवीजन में नहीं रखना। इसको फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम में रिवीजन में नहीं रखना इसको। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे कि आप तो सातवाहन वंश पढ़ रहे थे, यानी कि सातवाहन डायनेस्टी पढ़ रहे थे। सातवाहन वंश हम लोग पढ़ रहे थे। सातवाहन वंश हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें शेष भाग हम लोग देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट इस क्लास में। सातवाहन वंश का शेष भाग। अब इसमें एक नाम बड़ा पॉपुलर है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन हो जाते हैं? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन हो जाएगा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सबसे महान शासक माना जाता है सातवाहन वंश का। सबसे ग्रेट शासक माना जाता है सातवाहन वंश का, यानी ग्रेट रूलर ऑफ, से कहते ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है ग्रेट रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, यानी क्या? सातवाहन वंश का महान शासक, वंश का महान शासक, महान शासक। और बात कर लेते हैं इसके घोड़े को कहते हैं, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है, त्रिसमुद्रो पितावाहन। क्या शब्द प्रयोग होता है? त्रिसमुद्रो पितावाहन। ठीक, इसको कहते हैं त्रिसमुद्रो पितावाहन। त्रिसमुद्रो पितावाहन, त्रिसमुद्रो पितावाहन के नाम से प्रसिद्ध, त्रिसमुद्रो पितावाहन। इसके लिए शब्द प्रयोग होता है, त्रिसमुद्र पितावाहन की उपमा दिया जाता था। इसका कंपेयर किया, त्रिसमुद्र पितावाहन के नाम से प्रसिद्ध, के लिए भी प्रसिद्ध। अब त्रिसमुद्र पितावाहन क्या होता है भाई? तो जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो। पितावाहन, त्रिसमुद्र पितावाहन का मतलब क्या हो गया? कि जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो। जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो। जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हैं। पानी पीते हूं, उसके लिए प्रयोग होता है। मतलब कि जिसका विस्तार तीनों तरफ से हो। सर समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को नहीं कंसीडर करते, समुद्रगुप्त को नहीं ध्यान रखना, आप लोग सर्च भी कर लेना। समुद्रगुप्त नहीं, उसके लिए प्रयोग होता है, उसका जो है अलग हिसाब होता है। इसके आपको पूछा जाएगा तो गौतमी पुत्र सातकर्णी आपको मार करना, जिसके घोड़े तीन समुद्रों का पानी पीते हो। ठीक, उसे कहते हैं सर समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त भी आपकी इच्छा है रख लो, लेकिन उसे कंसीडर नहीं करना, वो आंसर नहीं माना जाता।
आंसर आपका माना जाए गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान रखना, जिसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते हो, उसके लिए क्या यूज करोगे? सॉरी। उसके लिए क्या प्रयोग करोगे? तो त्रिसमुद्र पितामहन जिसके लिए प्रयोग करोगे तो कौन हो जाएगा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, चलिए। समुद्रगुप्त के सिक्कों को दीनार कहते हैं बेटा, दीनार कहते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के को। समुद्रगुप्त के सिक्के को दीनार कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दीनार कहते हैं समुद्रगुप्त के सिक्के को। चलिए, मतलब जिसका कब्जा, इसका मतलब क्या हो गया कि समुद्र, इसका जो कब्जा हो गया ना, तीन समुद्र पितामहन का मतलब हो गया ये मान लीजिए भारत का साउथ इंडिया का क्षेत्र हो गया, ये साउथ इंडिया का क्षेत्र हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा किसके? सातवाहनों के कब्जे में। मतलब इधर हो गया कौन सा? बे ऑफ बंगाल, इधर हो गया बे ऑफ बंगाल, और इधर हो गया आपका कौन सा? अरेबियन सी, अरब सी, और इधर हो गया कौन सा? तो इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। मतलब तीनों क्षेत्र में जिसका पूरा कब्जा हो उसी कहते हैं त्रिसमुद्रो, उसी को लिए प्रयोग होता है त्रिसमुद्रो पितामहन, ठीक। और इसने उपाधि क्या लिया था? समुद्रगुप्त का टाइटल क्या होगा? ध्यान रखना, त्रिसमुद्रो पितामहन, मतलब 3 समुद्रों का पानी पीते, इधर का भी पानी पीते हो, इधर का भी पानी पीते हो, और इधर का भी पानी, मतलब इनका कब्जा इस पूरे क्षेत्र में हो, 3 क्षेत्र पानी से हो, ठीक है। इसका टाइटल क्या हो जाएगा भाई? इसका टाइटल क्या होगा? उपाधि क्या होगा? इसका टाइटल यार क्या हो रहा है? उपाधि क्या होगा? इसका उपाधि क्या होगा? तो इसका उपाधि क्या होता है? तो वेन कटक स्वामी। कौन सी उपाधि होगा? वेन कटक स्वामी। कौन सा उपाधि होगा? तो वेन कटक स्वामी, इसकी उपाधि होगा, इसी का उपाधि होगा वेन कटक स्वामी, राज राजा, विंध्य नरेश, ये सारी की सारी इसकी उपाधियां हो जाएंगी, ठीक। ये लोग ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, राज राजा, राज राजा, विंध्य नरेश, विंध्य नरेश, वेन कटक स्वामी, और कौन सी उपाधि होगी? तो वेन कटक स्वामी, वेन कटक स्वामी। ये सारी की सारी राजा राजा, विंध्य नरेश और वेन कटक स्वामी, सारी की सारी उपाधियां किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी गौतमी पुत्र सातकर्णी का। ये अपनी माता के गोत्र से जाने जाते थे, ये अपनी माता के, जितने भी ये लोग थे, गौतमी इनकी माता थी, माता का गोत्र था इनके, तो गौतमी इनकी माता का गोत्र था, तो इसलिए गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जाने। मतलब जितने भी ये लोग थे, ऐसे कह लीजिए कि इसने और क्या किया था? ही डिफीटेड नहपान, ही डिफीटेड नहपान, इसने नहपान को हराया था, इसको हराया था नहपान। नहपान कौन था? तो नहपान वाज सकाज रूलर, नहपान वाज कौन सा रूलर हो जाएगा? तो सकाज रूलर। नहपान शक शासक था, नहपान शक शासक था, उसको हराता है कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। मतलब सारा क्षेत्र अगर बात कर लेते हैं, सारा क्षेत्र किसके कब्जे में होगा? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के। पूरा दक्षिण भारत की अगर बात करोगे तो पूरा गौतमी पुत्र सात, इसने अपने आप स्वयं को एका ब्राह्मण कहा,
क्या कहता है इसने स्वयं को एका ब्राह्मण कहा, एका ब्राह्मण कहा। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एका ब्राह्मण। इसने स्वयं को क्या कहा, एका ब्राह्मण। और इसने क्या किया, इसने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। इसने वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया मतलब इसने कहा कि वर्ण पूरी तरह से लागू होगा, मतलब वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया। इस्टेब्लिश वर्ना सिस्टम। एक कहता वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, ठीक। हाँ, इन पर एक मूवी है, बिल्कुल मनासिस जी, बिल्कुल इनके ऊपर एक मूवी है बहुत बढ़िया, गौतमी पुत्र सातकर्णी, इन्हीं के ऊपर मूवी है, काफी अच्छी है, देखें आप लोग जरूर सारे बच्चे, काफी अच्छी मूवी है, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एका ब्राह्मण स्वयं को कहता है कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। वैसे एक बार आपको फिर से लिखवा करा देना, तो फिर से एक बार देख लीजिए। राजराजा की उपाधि, बिंद नरेश की उपाधि, वेनकटक स्वामी, त्रिसमुद्रो पितामह, ने सारा का सारा गौतमी पुत्र सातकर्णी के सातवाहन वंश का सबसे महान शासक, ठीक। इसी के समय को सातवाहन वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी के समय को सातवाहन वंश का स्वर्ण काल, सातवाहन वंश का स्वर्ण काल कहते हैं, यानी क्या, गोल्डन एज ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। सातवाहन वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं, तो सातवाहन वंश का स्वर्ण काल कहते हैं। किसके समय को कहते हैं, तो इसी के, ठीक। अब फिर से आ जाते हैं, इन्होंने अपने माताओं का गोत्र है, मतलब इन्होंने सातवाहन शासक अपनी माता के गोत्र का प्रयोग करते थे, माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। सातवाहना रूलर used to मदर गोत्र ऑफ मदर, गोत्र ऑफ हिज मदर। अपनी माता का गोत्र का प्रयोग करते थे, मतलब ये लोग अपनी माता का गोत्र का प्रयोग करते थे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और किसी का प्रयोग नहीं करते थे सातवाहन लोग, ठीक है। अपनी माता का गोत्र का प्रयोग करते थे सातवाहन लोग। और गौतमी पुत्र सातकर्णी के साम्राज्य का सबसे पावरफुल राजा होता था। गोत्र क्या होता है, अपने मम्मी पापा से पूछना। जैसे जब देखो बेटा, जब किसी की शादी होती, ठीक है ना, जब किसी की शादी होती है, जैसे जस्ट एक एग्जांपल ले लीजिए, तो लड़की किसी गोत्र, कहते हैं जरा उसका कुंडली मिला लो, कुंडली। क्योंकि अगर सेम ही गोत्र के लोग होंगे, जो गोत्र कैसे होता है, गोत्र जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ना, ब्राह्मणों का सबका गोत्र होता है, कोई सांडिल्य गोत्र का होता है, कोई भारद्वाज कुल का होता है। कुल जानते हैं ना, कुल कहते खानदान कौन सा है, तो खानदान भी एक गोत्र का ही एक सिंबल माना जाता है। तो कहते कोई किसी गोत्र का, कोई किसी गोत्र का। तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती, क्योंकि सेम गोत्र है तो भाई बहन का रिलेशन माना जाता है, तो भाई बहन में शादी तो होगी नहीं। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो अलग अलग गोत्र में होते हैं। अभी क्या होता है, अगर शादी किसी लड़की की जिस लड़के से होती है, तो उस लड़की का गोत्र बदल जाता है, वो लड़के के गोत्र से जानी जाएगी, लड़के का जो गोत्र होगा वही गोत्र जानी जाएगी।
सातवाहनों में ठीक उल्टा था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा वंश है जो अपनी माता के गोत्र के नाम से जाना जाता है। तो वो आपका हो जाएगा कौन सा डायनेस्टी, सातवाहना डायनेस्टी। सर इस टाइम वर्ण व्यवस्था कास्ट पर आधारित थी क्या या काम पर? तो कास्ट पर आधारित थी विनोद जी। ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो कास्ट पर आधारित थी, गोत्र पर, मतलब उस पर नहीं, काम पे नहीं, काम वाम से कोई मतलब नहीं था। आफ्ताब वर्ण व्यवस्था क्या होता है समाज में? आप वैदिक काल वाला चैप्टर नहीं देखे हो तभी आपका सवाल हो। कितने वर्ण है आप लोग बताएं फटाफट, पीछे की क्लास भी देख लिया करिए आप लोग। 4 वर्ण होते हैं समाज में। हाँ, जैसे यदुवंशी, हाँ बिल्कुल कह सकते हो जैसे यदुवंशी। यदुवंशियों में भी आपका गोत्र होगा, आप कौन से यदुवंशी हैं उसमें भी गोत्र होगा बेटा। आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो आपको तुरंत बताएंगे कि बेटा तुम्हारा गोत्र ही है, हमारा गोत्र ही है, ठीक है। तो आप पूछोगे तो ये आपको बता देगा। हाँ, तो वो आपका गोत्र बता देगा, 4 गोत्र, 4 गोत्र। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों का आंसर वेरी गुड। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो बेटा आएगा वो होगा कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। कौन आ जाएगा इसके बाद? अगला शासक वशिष्ठी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अलग पेज पे लिख लेते हैं, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। मतलब इसकी माता का गोत्र क्या होगा? देखो जैसे उसमें गौतमी लिखा तो उसकी माता का गोत्र गौतमी, इसके माता का तो वशिष्ठी। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, इसी में थोड़ा सा और लिख लेंगे। इसने जैसे वेनकटक स्वामी की उपाधि ली थी ना, तो वेनकटक शहर बनाया था, उतना हालांकि छोड़ी दो। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ये कौन होगा? तो सन ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। सन ऑफ गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा, गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र, ठीक है। और बात कर लेते हैं, इसका टाइटल क्या था, इसकी उपाधि क्या होगी? तो दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि होगी। दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि होगी। और क्या उपाधि होगी? दक्षिणा पथेश्वर आंध्र सम्राट की उपाधि होगी। और क्या उपाधि होगी? तो नव नगर स्वामी की उपाधि होगी। दक्षिणा पथेश्वर आंध्र सम्राट, आंध्र सम्राट। कौन सी उपाधि होगी? तो आंध्र सम्राट, आंध्र सम्राट। और कौन सी उपाधि होगी? नवनगर स्वामी, नवनगर स्वामी। नवनगर स्वामी। तो नोट डाउन कर लें सारे बच्चे इसको साथ साथ। तो सारी की सारी, हाँ भारद्वाज को तो बहुत बढ़िया, सभी के आंसर बेहतरीन थे। 4 विपिन, आशुतोष, राणा, महिमा, सभी के आंसर बहुत बढ़िया। ठीक, टाइटल का मतलब ललित जी उपाधि नहीं होता, उपाधि जो लोग लेते हैं उसी को टाइटल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके नाम, आप अपना कोई उपाधि लेता है, कुछ और आपने लिया तो वो उपाधि होता है, उसे कहते हैं टाइटल। उपाधियां होती थी, सबके अलग अलग उपाधियां होगी। अब ये वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को रुद्रदामन ने 2 बार हराया था, लेकिन निकट संबंधी होने के कारण इसे छोड़ देता है। फिर से देख लीजिए, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी गौतमी पुत्र सातकर्णी का बेटा था। दक्षिणापथेश्वर आंध्र सम्राट नवनगर स्वामी, इसने नवनगर की स्थापना की थी। ही बिल्ट नवनगर सिटी। इसने नवनगर शहर की स्थापना की थी। इसने नवनगर
इसने नवनगर शहर की स्थापना की थी। नवनगर शहर की स्थापना किया था। और बात कर लेते हैं, इसने नवनगर शहर की स्थापना की थी। और बात कर लें, ही वॉज डिफीटेड बाई, ही वॉज डिफीटेड बाई, किसके द्वारा हराया जाएगा? तो रुद्रदामन, रुद्रदामन सेकंड। इसको रुद्रदामन सेकंड ने, द्वितीय ने हराया था। तो रुद्रदामन सेकंड ने हराया था। ठीक, चलो मैं देख लेता हूं, आज ही चेक करता हूं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं एक बार चेक करता हूं। ठीक, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। और बताओ, और कोई समस्या? बस इतनी छोटी सी, सोल्व हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, कौन हो जाएगा? तो यज्ञ श्री सातकर्णी। इसके बाद अगर हो जाएगा यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है। जहाज का चित्र मिलता है, जिससे पता चलता है कि यह जल यात्रा का प्रेमी था। ठीक, कौन सा प्रेमी माना जाता है? तो जल यात्रा प्रेमी माना जाता है। ठीक, तो कौन हो जाएगा? जल यात्रा प्रेमी माना जाएगा, ये पूरा का पूरा। तो ये हो गया आपका यहां तक की सातवाहन वंश का। अब इनके फैक्ट देख लेते हैं महत्वपूर्ण शासकों में। इसमें आपको बस एक थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और वो क्या पढ़ना? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। जिसे आपको पढ़ना वो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसने ऐसे कह लीजिए कई सारे क्षेत्र को जीता। एका ब्राह्मण कहता था, बार पूछा गया एका ब्राह्मण किसे कहते हैं? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को। सबसे महत्वपूर्ण शासक आपका यही माना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि आप प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक बात जान लीजिए कि सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? तो शीशे के सिक्के चलाए। ठीक, ध्यान रखना, सातवाहना रूलर issued gold coin, issued glass coin, ग्लास मिलेगा, मिरर मिलेगा और कुछ भी मिलेगा तो मार कर देना। ठीक है, तो ग्लास का मतलब शीशा वाले, या आपका लीड मिलेगा तभी मार कर देना। मतलब कह लीजिए शीशे वाले सिक्के मिले, लीड कॉइन मिलेगा, ग्लास कॉइन मिलेगा, कुछ भी ऐसा मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सातवाहन। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। कॉपर और सिल्वर भी बहुत ज्यादा ही चलाए। नहीं, कॉपर सिल्वर, हाँ कॉपर सिल्वर भी चलाएगा, लेकिन मेन इनका जो होगा ना, मेन वो आपका जो पूछा जाता है, कॉपर सिल्वर तो रहेगा, सोना नहीं रहेगा। ध्यान रखना, गोल्ड इनके टर्म में नहीं रहेगा। ये लोग जो है जो आपका सिल्वर भी चलाएंगे। इसके अलावा और कौन सा कॉइन होगा? तो आप जान लीजिए ग्लास कॉइन के अलावा कॉपर कॉइन भी होगा और सिल्वर कॉइन भी होगा। ध्यान रखना, ठीक, यानी तांबा का सिक्का भी होगा और चांदी का सिक्का भी होगा, लेकिन गोल्ड कॉइन तो नहीं होगा। गोल्ड कॉइन तो आंसर होगा नहीं, सोने के सिक्के इन्होंने नहीं चलाए थे। ध्यान रखना, गोल्ड कॉइन तो आंसर क्या होगा? नो रन।
गोल्ड कॉइन इन्होंने नहीं चलाए, गलती से भी मत मार कर देना, गोल्ड कॉइन मामला खराब हो जाएगा। तो सोने के सिक्के, आंसर क्या होगा, नो, क्रॉस है, कि सोने के सिक्के नहीं चलाते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा सातवाहनों के बारे में। और सातवाहन के बारे में थोड़ी सी बात है। सातवाहनों ने पहली बार सातवाहन शासकों ने सातवाहन शासकों ने पहली बार भूमिदान शुरू किया, भूमिदान दिया, जो कि भूमिदान दिया किसको, सातवाहनों ने पहली बार भूमिदान प्रथा शुरू की, ऐसे कह लीजिए, भूमिदान प्रथा शुरू किया। रूलर ऑफ सातवाहना started land donation process भूमिदान देने की प्रक्रिया स्टार्ट की। अब भूमिदान ये किसको देते थे, ये भी पॉइंट होता है कि भूमिदान ये किसको देते थे, भूमिदान इन्होंने किसको दिया था, ध्यान रखना, ये भूमिदान इन्होंने किसको दिया था। ठीक, भूमिदान किसको दिया इन्होंने, तो ब्राह्मणों को, और किसको, तो बौद्धों को, यानी ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट। ठीक, ब्राह्मण और बौद्धों को ये लोग भूमिदान देते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, ध्यान रखना, 2 पॉइंट। ठीक, पहला इन्होंने भूमिदान दिया था, दूसरा आपका हो जाएगा शीशे के सिक्के चले। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। तो हम लोग हो गए ये नेटिव वाले। अब चलते हैं विदेशी वाले। देशी आपके कंप्लीट हो गए, अब विदेशी पे चलते हैं, क्योंकि देशी सबसे पहले थे आपके कौन, तो सबसे पहले आपके हो गए कौन, शक, सबसे पहले आपके शुंगा हो गए, फिर कंड हो गए, फिर सातवाहन हो गए। अब विदेशी चलेंगे, ठीक है ना, अब विदेशी चलेंगे, ध्यान रखना, विदेशी स्रोत में, यानी फॉरेन स्टेट की बात करें, फॉरेनर यानी कौन, विदेशी स्टेट, जो विदेशी जो लोग आते हैं। विदेशियों में सबसे पहले कौन आएंगे, इंडो ग्रीक मौर्योत्तर काल में, इंडो ग्रीक यानी कौन हो जाएंगे, तो हिंद यूनानी, कौन हो जाएंगे, हिंद यूनानी। ठीक, कौन हो जाएंगे, तो हिंद यूनानी सबसे पहले होंगे, कौन होंगे, तो हिंद यूनानी। अब हिंद यूनानियों की जब बात आ जाती है, ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा, अगर इनका बंदरगाह आपसे पूछेगा कि सातवाहन काल का बंदरगाह कौन सा था, तो भड़ौच का नाम सुना होगा सभी लोगों ने, भड़ौच, तो भड़ौच इनका बंदरगाह हो जाएगा, कौन सा, तो भड़ौच इनका बंदरगाह हो जाएगा। अगर एक सवाल और भी नोट कर लीजिए, कभी भोले भटके पूछ ले कि सातवाहन काल का बंदरगाह कौन सा था, एक और पॉइंट ये पे नोट कर लेना, इनका प्रमुख बंदरगाह कहां पर था, बंदरगाह जानते हैं ना, बंदरगाह, इनका पोर्ट इस समय में कौन था, प्रसिद्ध पोर्ट कौन सा था, तो भड़ौच था। भड़ौच का नाम सुनो ना, भड़ौच कहां पर है, भड़ौच ये प्रसिद्ध बंदरगाह था, ध्यान रखना, फेमस पोर्ट की बात कर लेते हैं कि सबसे फेमस पोर्ट कौन सा था, तो फेमस पोर्ट भड़ौच था। भड़ौच बंदरगाह का नाम सुना ना सभी ने, तो कभी पूछ ले तो ध्यान रखना। हिंद यूनानियों में सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो एक पर्सन था डेमेट्रियस जो था अटैक करता है, सबसे पहले डेमेट्रियस अटैक करता है, और जब डेमेट्रियस अटैक करता है, पहला सफल अटैक, और इसने अपनी राजधानी कहां पर बनाई, अब इंडो ग्रीक का मतलब हो गया यूनानी, इंडो ग्रीक का मतलब हो गया यूनानी, तो यूनानी लोग होते हैं। बड़ा अच्छा, महाराष्ट्र नहीं बेटा आदित्य, गुजरात, देखो बढ़िया आंसर दे रहे हैं आपके राणा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। बड़ौच का मतलब कहां पर, तो गुजरात में, वेरी गुड, गुजरात में बड़ौच, ठीक है, तमिलनाडु नहीं, ध्यान रखना। इंडो ग्रीक में सबसे पहले बात कर लेते हैं, कौन होगा, तो डेमेट्रियस,
डेमेट्रियस की बातें कर लेते हैं। डेमेट्रियस की बातें कर लेते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुल अटैक, पहला असफल आक्रमण इस काल का माना जाता है। और ये अपनी कैपिटल कहां पर बनाएगा? देखो सुरुचि ने पूरा गुजराती लिख दिया भाई, गुजरात में। अर्चना, सभी का आंसर बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक, पहला फर्स्ट इंडो ग्रीक अटैकर्स, पहला हिंद यूनानी आक्रमण, फर्स्ट इंडो ग्रीक रूलर, पहला हिंद यूनानी शासक। शासक जो कहां पर अटैक करेगा? अटैक ऑन इंडिया, पहला हिंद यूनानी शासक जो भारत पर आक्रमण किया। ठीक, और कैपिटल इसके कहां हो जाएगी? राजधानी इनकी हो जाएगी कहां पर? तो साकन, जो आज के समय पाकिस्तान में है। ध्यान रखना, ये अटैक क्या होगा? तो सक्सेसफुल था इनका। ठीक, यानी कौन सा? तो सफल आक्रमण। पूछा जाए बार बार कि मौर्योत्तर काल में पहला सफल आक्रमण किसने किया था, तो मौर्योत्तर काल में पहला सफल अटैक जो करता है वो कोई और नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? डेमेट्रियस। कौन होगा? तो डेमेट्रियस पहला सक्सेसफुल अटैक करता है। कौन? डेमेट्रियस। अब इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में इसके बाद में आता है कौन? तो मिनांडर का नाम सुना होगा, जो मिलिंद के नाम से फेमस है। और एक किताब पाई जाती है मिलिंद पहो। कौन सी किताब पाई जाती है? मिलिंद पहो, जिसमें राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन की वार्ता। और एक विचारधारा है कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहली बार मिनांडर ने ही चलाए थे। माना जाता है कि भारत में सोने का सिक्का पहली बार मिनांडर ने ही चलाए थे, लेकिन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोर्स उसको कहते हैं कि नहीं भाई, डेमेट्रियस चलाता है, तो इसीलिए उसको वहीं पर क्वेश्चन मार्क में छोड़ देना है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो आप मार्क कर देना इंडो ग्रीक। बार बार पूछा था इंडो ग्रीक। अब हिंद यूनानी शासकों में डेमेट्रियस के बाद आता है मिनांडर। कौन आ जाएगा? मिनांडर। मिनांडर की बातें कर लेते हैं। इसका अदर नेम है मिलिंद। अदर नेम क्या होगा? तो मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध है, मिलिंद। और बात कर लेते हैं फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। यानी कौन सा? बौद्ध धर्म का अनुयायी। बौद्ध धर्म का अनुयायी। अच्छा, सभी का क्लियर है ना? एक बार बता दीजिए, सभी का यहां तक क्लियर है ना? एक बार सारे बच्चे बता दें, सभी का क्लियर है? ठीक, अब एक बात कर लेते हैं, हम लोग मिनांडर की बात करते हैं। किसका? तो मिलिंद पहो। एक किताब है मिलिंद पहो। कौन सी किताब होगी? मिलिंद पहो। मिलिंद पहो ये एक्चुअल में किसके बीच में है? तो डिबेट बिटवीन मिनांडर एंड नागसेन। नागसेन और मिनांडर के बीच की वार्ता है। चलिए, आदित्य यस सर, ऋषिता यस सर, राहुल यस सर, अमित यस सर, नीलू यस सर, दीपू यस सर, ललित, गोविंद, मोनू, ठीक, रागनी, प्रतिभा, राहुल, सूरज, वेरी गुड, जया, वराना, वासुदेव, आशुतोष, दीप्ता, विनोद जी, आफ्ताब जी, ऋषिता जी। चलिए, सभी का क्लियर, वेरी गुड बच्चे।
अब आते हैं किसके, तो नागसेन और किसके बीच की वार्ता है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, पहले इसको लिख लेते हैं फिर ट्रांसलेट करते हैं। रिटन बाय किसके, तो नागसेन। किसके द्वारा, नागसेन द्वारा। नागसेन कौन थे भाई, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक। दो लोगों के बीच की वार्ता है, किसके किसके बीच, तो मिनांडर और नागसेन के बीच वार्ता। नागसेन की वार्ता। मिलिंद पहो का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न। देखो मिलिंद का मतलब, मिलिंद पहो का मतलब होता प्रश्न, पहो का मतलब होता प्रश्न, तो मिलिंद के प्रश्न मतलब क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, मिलिंद का मतलब कौन, मिनांडर। जो जो मिनांडर के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर देते हैं कौन, नागसेन। बहुत भिक्षु होते हैं कौन, नागसेन। नागा अर्जुन नहीं बेटा, नागा अर्जुन, देखो कंफ्यूज करते हो आप लोग नागा अर्जुन नागसेन में। नागा अर्जुन जो है भारत के स्टाइन कहलाते हैं, वो नागा अर्जुन कौन है, तो कनिष्क के दरबार के बेटा, ठीक है। हाँ, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, अभी बता रहे हैं। तो दोनों के बीच वार्ता है, किसके द्वारा लिखी गई, तो नागसेन द्वारा लिखित। नागसेन द्वारा लिखित। मिनांडर कौन थे भाई, मिनांडर, इसमें सवाल आता है कि भाई मिनांडर कौन थे, अरे नागसेन कौन है। नागसेन वॉज बुद्धिस्ट monk। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे। नागसेन कौन हो जाएंगे, तो बौद्ध भिक्षु हो जाएंगे, ध्यान रखना। नागसेन कौन हो जाएंगे, तो बौद्ध भिक्षु हो जाएंगे, तो इन्हें बौद्ध भिक्षु कहते हैं। हाँ, कहीं नहीं मिलेगा नागार्जुन, ध्यान से पढ़ो, कोई भी किताब इतनी खराब नहीं मिलती है बेटा आदित्य जी, ठीक है। कोई भी किताब आप पढ़ेंगे तो सब जगह नागसेन ही मिलेंगे, नागा अर्जुन का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि नागार्जुन अभी आए ही नहीं, तो नागार्जुन कहाँ आएंगे। नागा अर्जुन किसके काल में आएंगे, कुषाणों के काल में आएंगे। तो पहले हिंद यूनानी आएंगे, फिर शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, तो सबसे आखिरी में कुषाण आएंगे। तो उस समय नागार्जुन, अभी नागार्जुन पैदा ही नहीं हुए हैं, ठीक। चलो अब देखो, नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, इनके जो उनके प्रश्न होते हैं, इनके आंसर होते हैं। अच्छा, इसमें बौद्ध धर्म की किताब है, ध्यान रखना है, ये किताब है बुक ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध साहित्य की किताब, बौद्ध साहित्य की किताब है, ध्यान रखना है। इस किताब हो जाएगी बौद्ध साहित्य की किताब, फिर से देख लीजिए एक बार, भूलिएगा नहीं। मिलिंद पहो मतलब मिलिंद के प्रश्न, या मिनांडर के प्रश्न कह सकते हो, मिलिंद मिनांडर को ही कहते हैं। अब ये बौद्ध धर्म जब स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे इनके प्रश्न होते हैं, और उन सारे प्रश्नों का आंसर देते हैं नागसेन जी, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बड़े प्यार से काम करते हैं। और ये बौद्ध धर्म की फेमस किताबों में से एक मानी जाती है आपकी, कौन, मिलिंद पहो। इसमें दासों के उस समय के समाज के बारे में भी है, इसमें समाज के बारे में भी पाया जाता है, इसमें उस समय के समाज के बारे में भी मिलता है, उस समय के समाज का भी चित्रण मिलता है, समाज के बारे में मिलता है, जैसे दासों का वर्णन, जैसे दासों का वर्णन, दासों का वर्णन मिलता है, उस समय की सोसाइटी के बारे में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दासों का वर्णन, ठीक। जो स्लेव होते हैं, स्लेव, स्लेव का पूरा डिटेल पाया जाता है इसमें, उनका भी बारे में, हालांकि बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। अब एक सवाल और होते हैं मिनांडर के बाद, कि यह माना जाता है कि भाई इन्होंने ही चलाए थे, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क तो है ही नहीं, ध्यान रखना, इनमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। तो अब इनके बारे में दो तीन पॉइंट आ जाता है, दो तीन पॉइंट आ जाता है। सबसे पहली बात, रजत्व का दैवी सिद्धांत, ऐसे कह लीजिए, रजत्व का दैवी सिद्धांत और हेलेनिस्टिक कला की शुरुआत यही लोग करते हैं। रजत्व का
चलो अगला पॉइंट पे लिख लेते हैं फैक्ट में। फर्स्ट टाइम इन्होंने ही पहली बार सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। इसलिए तो ध्यान रखना किसके बारे में हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इंडो ग्रीक के बारे में फैक्ट की बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडो ग्रीक के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बार सोने के सिक्के चलाए इन्होंने, फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड कॉइन चलिए। फर्स्ट टाइम प्योर गोल्ड कॉइन क्या करते हैं, इशू करते हैं। पहली बार सोने के सिक्के चलाए। और बात कर लेते हैं इनके बारे में, इन्हीं की राजत्व का दैवी सिद्धांत चल गया। राजत्व का दैवी सिद्धांत, किंगशिप थ्योरी या किंगशिप थ्योरी। राजत्व का दैवी सिद्धांत का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। इसका मीन्स हो गया कि किंग इक्विवेलेंट टू गॉड, राजा भगवान के समान हो गया। किंग इक्विवेलेंट टू गॉड फॉर पब्लिक, ध्यान समझना, राजा ईश्वर के समान हो गया। राजा किसके समान हो गया, ईश्वर के समान। तो उसी को कहते हैं राजत्व का दैवी सिद्धांत, ठीक है ना। ठीक, इन्हीं के समय कला आता है, हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव। अब हेलेनिस्टिक कला क्या होता है, इसका मैं आपको इमेज दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा। हेलेनिस्टिक आर्ट की मैं एक बार इमेज दिखा देता हूं आपको, बड़ा बढ़िया इमेज है। हेलेनिस्टिक आर्ट की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, तो वैसे नहीं समझ पाओगे। ये देखो, ये जो सारे चित्र हैं ये हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाते हैं। ठीक है, सारे के सारे कोई भी देख लीजिए हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाते हैं, सब हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाते हैं। ये जो होता है ना, ये सब किससे लिया गया, तो ये सब यही लोग लेकर के आते हैं, ये सब हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाता है। सारा का सारा बुद्ध का जो होता है हेलेनिस्टिक आर्ट कहलाता है। ये सारा का सारा हेलेनिस्टिक आर्ट का कला, कोई भी उठा लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सारा का सारा हेलेनिस्टिक आर्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। ये सारा का सारा हेलेनिस्टिक आर्ट, ये सब परियां हो गई, ये सब हो गई, ये सब हेलेनिस्टिक आर्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। ये सारा मतलब इसमें बॉडी के पार्ट को खूब अच्छे से दिखाया जाता है, मतलब उसका उभार थोड़ा ज्यादा होता है, इसी को कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। बहुत बढ़िया सा आर्ट दिखाया जाता है, इसी को कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट। ये होता है हेलेनिस्टिक आर्ट। ये किसकी देन होती है, तो हिंद यूनानियों की देन होती है। जैसे बुद्ध की प्रतिमा देखते हो ना, भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा देखो यहाँ पर है, बुद्ध जी की प्रतिमा देखो यहाँ पर इस साइड में, बुद्ध जी की प्रतिमा, मतलब भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा देखोगे जिसमें बॉडी शॉडी दिखाई जाती है, हालांकि गांधार आर्ट की तरह मिलता जुलता है। इसी को कहते हैं क्या, तो हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक, यानी क्या, तो हेलेनिस्टिक कला। हेलेनिस्टिक आर्ट इसी को कहते हैं। बड़ा खतरनाक सा आर्ट दिखता है। हेलेनिस्टिक आर्ट किसका, तो यूनानियों की किताब होती है, यूनानियों की देन होती है। ठीक, हेलेनिस्टिक आर्ट किसकी हो जाएगी, तो यूनानियों की देन हो जाएगी। सर परी क्या होती है, परी नहीं जानते हो, परी कौन बताएगा, परी कौन होती है, ठीक बताएं फटाफट, परी कौन बताएगा, फटाफट बताओ। चलिए इसके बाद आ जाते हैं, तो इंडो ग्रीक, यहां तक की बातें कर लेते हैं। तो पहली बार सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ध्यान रखना, पहले शुद्ध नहीं था, ध्यान रखना शुद्ध नहीं था। तो कौन सा आर्ट, तो हेलेनिस्टिक आर्ट।
मतलब भारत में जो कला होती है इसमें हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं इसके बाद, तो इंडो ग्रीक हो गए, इसके बाद शक की बात करते हैं। शक दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? शकाच। देखो ये चैप्टर आप लोग बहुत सारे नाम इसमें नहीं भी सुने होंगे, बहुत सारे नाम आप नहीं भी सुने होंगे। क्या लिखे हैं एक बार जरा इनको बड़ा, चलिए तो यहां तक क्लियर है सभी का। अब बात कर लेते हैं हम लोग शकों की। तो शकों की टोटल 5 ब्रांच होती है। शक की बात कर लेते हैं। शक, शक का ओरिजिन कहां था? सीरिया। शक की ओरिजिन सीरिया कहां पर है बताएं आप लोग? सीरिया, सीरिया का नाम सुना है कितने लोगों ने? शक की ओरिजिन कहां पर है? तो सीरिया। ओरिजिन इनका मतलब मूल स्थान इनका कहां पर है? इनका मूल स्थान कहां पर पाया जाता? तो सीरिया पाया जाता। कहां पर? तो सीरिया पाया जाता। और बातें कर लेते हैं, इनका मूल स्थान कहां पर? तो सीरिया। टोटल 5 ब्रांच भारत की तरफ आती हैं। टोटल 5 ब्रांच भारत की तरफ आते हैं। कुल 5 ब्रांच आती है। कुल कितने? तो कुल 5 ब्रांच आते हैं, 5 शाखाएं आती हैं। अब इनमें पहली शाखा भारत तक आया, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट। सर जी इंडो ग्रीक ने प्योर गोल्ड कॉइन कुषाणों ने जारी किए थे। कुषाणों ने जारी किया था, ध्यान रखना, कुषाणों ने। पहली शाखा इनका पंजाब में, दूसरी शाखा पहली शाखा अफगानिस्तान में, दूसरी शाखा पंजाब में, तीसरी मथुरा में, चौथी वेस्ट में और पांचवी हो जाएगी दक्कन में। 5 शाखाएं आती हैं। फर्स्ट ब्रांच, पहली शाखा। सेकंड ब्रांच, सेकंड ब्रांच। दूसरी शाखा कहां पर रहेगी? थर्ड ब्रांच। तो पहली शाखा इनकी कहां पर हो जाएगी? 5 शाखा भारत में आती, पहली शाखा इनकी कहां पर हो जाएगी? तो अफगानिस्तान। मतलब इनका रूल कहां पर होगा ब्रांचेस का? तो पहली ब्रांच का रूल होगा अफगानिस्तान में। मतलब जैसे 5 ब्रांच में निकलते, 5 समूह में निकलते, 5 गुट में निकलते हैं। अफगानिस्तान में दूसरी कहां हो जाएगी? तो पंजाब में। तीसरी आपकी कहां पर हो जाएगी? तो मथुरा में। ठीक, नोट हो गया। चौथी ब्रांच की बात कर लेते हैं, तो वेस्ट में। फोर्थ ब्रांच कहां पर हो जाएगी? तो ध्यान रखना, चौथी शाखा कहां पर हो जाएगी? तो वेस्ट में, वेस्ट इंडिया। यानी कहां पर? तो पश्चिमी भारत। और पांचवी शाखा कहां पर हो जाएगी? तो दक्कन में। दक्कन में नहीं, दक्कन में। यानी कहां पर? तो साउथ इंडिया। यानी कहां पर? तो दक्षिण भारत। ये इनकी कितनी? तो 5 शाखा हो जाएंगी। और इसमें सबसे पावरफुल ब्रांच की अगर बात करोगे, शकों के सबसे पावरफुल ब्रांच की बात करोगे, तो इन्हें 2 तरह के छत्रप के रूप में कहोगे। छत्रप प्रणाली इन्होंने शुरू की थी। तो हाँ, चौथी वही दक्षिण भारत, मतलब पश्चिम का मतलब वही उज्जैन वाला बेटा, उज्जैन उसी को कहते हैं। अब इसमें 2 डायनेस्टी बनती है, एक होती है छहरात डायनेस्टी, दूसरी होती है कार्दमक डायनेस्टी। तो एक डायनेस्टी की हम बात कर लेते हैं, छहरात डायनेस्टी। इसमें 2 तरह की डायनेस्टी आपको मिल जाएगी।
दो तरह के वंश के लोग इस वंश में आएंगे, कुषाण वंश में, मतलब शकों में। एक होगा क्षयरात, क्षयरात वंश, और दूसरा क्या होगा, कार्दमक। दूसरा क्या हो जाएगा, तो कार्दमक। ठीक, दो डायनेस्टी हो जाएगी। अब सबसे पहले क्षयरात की वंश देख लेते हैं, क्षयरात डायनेस्टी। क्षयरात डायनेस्टी, दूसरे हो जाएगा कार्दमक डायनेस्टी। अब क्षयरात में हो जाएगा आपका कौन सा, तो नहपान, फेमस शासक हो जाएगा नहपान। दो डायनेस्टी हो गई, क्षयरात और दूसरा कार्दमक। फिर किसका रिलीजन क्या था, तो ये लोग अलग अलग रिलीजन वाले थे, कोई एक रिलीजन नहीं था। पहले यहाँ पे भारत में आते तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, भारत में आते तो कुछ बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं स्वीकार करते, यहां से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्षयरात की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बोला ना, एग्जाम के एक महीना पहले आपको इसे याद करके छोड़ देना है। क्षयरात में का फेमस रूलर बात कर लेंगे। फेमस रूलर इसका कौन होगा, तो नहपान। अभी आपने बताया था नहपान, नहपान को कौन हराता है, नहपान। नहपान को कौन हराता है, was defeated by गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे फेमस रूलर था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने हराया। इसके बाद, ठीक, हाँ, इसके बाद अगर हम बात कर लेते, क्षयरात वंश के बाद अगर हम बात करोगे, ठीक, इसका वैसे जो शासक था, इसका जो फाउंडर मानता, मोगा कहते हैं उसको, मोगा या माउस कहते हैं। तो इनके वंश का जो मेन रूलर था, मोगा माउस कहते हैं इसे। इसके बाद आता है एक और डायनेस्टी, कार्दमक डायनेस्टी। बस इतना ही याद करना आपको, बहुत ज्यादा ये फालतू वाले हैं, बेसिकली से छोड़ के जाते हैं बच्चे, लेकिन आपको इसमें कार्दमक देखना है। अब ध्यान समझना, आगे जो भी चैप्टर आने वाले हैं उसमें कोई भी क्लास आपको गलती से भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये पोस्ट मौर्य जहां तक था, इसके बाद कनिष्क आ जाएगा कल की क्लास में, तो कनिष्क तो आप गलती से भी मिस नहीं करोगे। उसके बाद गुप्ता आ जाएगा, और इसके बाद कोई भी क्लास गुप्ता से आपको कोई भी क्लास गलती से भी बंक नहीं मारना है, ट्राई करना है, सब पढ़ो अच्छे से, खूब अच्छे से क्लास में फोकस होकर के पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद आप नाम भी सुने सुने पाओगे, बहुत सारे नाम सुने पाओगे। रुद्रदामन, इसका नाम थोड़ा आपने सुना होगा, फेमस रूल, प्रसिद्ध शासक था। ठीक, ये करवाता है क्या, तो रिपेयर्ड, प्रसिद्ध शासक। इसका एक इंस्क्रिप्शन बड़ा फेमस है, बिल्ट जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाता है, जूनागढ़ अभिलेख बनवाया। ठीक, ये संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है, संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख कौन सा माना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख। कहां पर है, जूनागढ़ अभिलेख कहां होगा, गुजरात, गुजरात में। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, हाँ, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कार्दमक डायनेस्टी का प्रसिद्ध शासक आपका हो जाएगा कौन, तो रुद्रदामन। ठीक, प्रसिद्ध शासक हो जाएगा रुद्रदामन सेकंड।
हाँ उसी में, गिरनार में है, गुजरात में है बेटा। गिरनार गुजरात में है, ध्यान रखना, गिरनार गुजरात में है। ठीक, ध्यान रखना है, गिरनार गुजरात में। इसने और क्या किया था, तो जूनागढ़ अभिलेख में, इसी में मौर्य वंश के बारे में जानकारी पता चलता है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है इसी से। और इसके बारे में इसने जूनागढ़ अभिलेख, अरे इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, इसी से पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी का यहां तक क्लियर होगा। और कल की क्लास में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो आपका इसी के आगे का पार्ट होगा। तो यह हो गया आपके शक हो गए। अब पहला और कुषाण कल हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, गुप्ता से ही शुरू हो जाएगा। गुप्ता के बाद वर्धन आएगा, वर्धन के बाद आपका अर्ली मेडाइवल शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कोई सवाल किसी के मन में? हाँ सौरभ जी, बढ़िया आंसर सभी का। चलिए मैं पीडीएफ का देखता हूं क्या दिक्कत है। अभी गोपाल जी इसके बारे में देखते हैं, कोशिश करेंगे मिल जाए कुछ। लेकिन सर आप लोग सारे बच्चे हाथ से नोट्स बनाते चलो साथ साथ, वही आपके काम आएगा ज्यादा। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाते, पुनर्निर्माण करवाते, ये पुनर्निर्माण करवाते हैं। ठीक, पुनर्निर्माण का मतलब खराब हो जाता है। हाँ देखो सर, बहुत है इजी हिस्ट्री। देखो कितना डर रहे थे सारे हिस्ट्री से, अब देखो कितना आसान लगने लगा। कितना डर रहे थे और कितना आसान लगने लगा हिस्ट्री। तो थोड़ा जब भी आप पढ़ोगे रिलैक्स होकर के ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर जी रिलीजन, हाँ रिलीजन भी पढ़ेंगे, गोलू जी रिलीजन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बेटा, सब कुछ पढ़ेंगे। पहले इन सबको क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिलीजन वगैरह के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।